तो यहाँ अभी तक के सफर में हमने वेक्टर को समझा है। अब हम वेक्टर के साथ ऑपरेशन करना सीखेंगे, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के साथ क्या क्या किया जा सकता है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। क्या कर सकते हैं जी दो वेक्टर्स के साथ? अपन दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जी, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होता है, ठीक है। डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती, दो वेक्टर का डिवीजन नहीं कर सकते। वेक्टर्स में एक्सपोनेंट वगैरह कुछ नहीं होते, वेक्टर का स्क्वायर कर दिया, वेक्टर का क्यूब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये जो सिंपल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये किए जा सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वेक्टर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपन, ठीक है जी। और वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डिटेल में करेंगे चर्चा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, ये समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, सब्ट्रैक्शन एडिशन तो इकट्ठे ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या कहना है जी, देख लेते हैं अपन, क्यों वैलिड है और क्या है तो आपको पता ही होगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर जब ऐड होते हैं तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं, है ना। यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अपने को फॉलो करना पड़ता है ना। बात एकदम सिंपल है कि अगर मान लो ये मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस बना दी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिया, और है ना ए वेक्टर ले लेते हैं अपन, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, है ना, ये ए वेक्टर ले लिया। अगर अपन एक और ले लेते हैं बी वेक्टर, ये ले लिया मैंने बी वेक्टर, मान लेते हैं a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ठीक है। ये है मेरा ओरिजिन O, है ना, ये ओरिजिन O है। ये मेरा है मान लो ओ ए वेक्टर, है ना, ये ओ ए वेक्टर है। और ये है ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर करने के बाद हमको ओ बी वेक्टर मिल जाएगा। ये कहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कहना है कि अगर आपको ये ओ बी वेक्टर चाहिए तो ओ बी वेक्टर मिल जाएगा आपको। ओ ए वेक्टर, ओ से आप ए पे गए, फिर आप ए से लेकर के बी पे गए, तो ए तो एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेशन था, है ना। ओ से बी चले गए आप, ओ बी वेक्टर मिल गया आपको, है ना। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट है। अब ये बात वैलिड क्यों है ना, इसका लॉजिक बता सकते हैं क्या, इसके ठीक होने का क्या लॉजिक है, इसके ठीक होने का क्या लॉजिक है। ओबी वेक्टर निकालेंगे कैसे मैथमेटिकली, ये तो होगी हमारी रूल हो गया, स्टेटमेंट हो गई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है।
तो इसका इस्तेमाल करके ओ बी वेक्टर निकालेंगे कैसे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मतलब ओ ए वेक्टर है ए बी वेक्टर है, जोड़ देंगे इनको। तो इनको जोड़ देंगे अपन, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप में जोड़ देंगे अपन ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ए वन प्लस ए टू आई कैप प्लस बी वन प्लस बी टू जे कैप प्लस सी वन प्लस सी टू के कैप, है ना। आई कैप वाली चीजें जुड़ जाएंगी, जे कैप वाली चीजें जुड़ जाएंगी और के कैप के साथ के कैप वाली चीजें जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। क्यों जुड़ जाएंगी, आई कैप में आई कैप ही क्यों जुड़ता है, जे कैप क्यों नहीं जुड़ता? सीधी सी बात है, ये डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपस में खास बात है। आप लोग जब मोशन पढ़ते हो या फिजिक्स में बाकी वेक्टर का रिजोल्व करना सीखते हो तो आप बोलते हो इस डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है और इस डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है ये। इस डायरेक्शन का इंपैक्ट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा और इस डायरेक्शन का इंपैक्ट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। तो आई कैप की डायरेक्शन में आई कैप की डायरेक्शन वाली चीजें जुड़ करके नेट इफेक्ट को चेंज कर सकती हैं, बदल सकती हैं, है ना। जे कैप की डायरेक्शन में जे कैप वाली चीजें ही जुड़ेंगी, है ना। इस डायरेक्शन का इस डायरेक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं है तो जुड़ेगा घटेगा भी नहीं लॉजिकली। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? तो हम आई कैप डायरेक्शन वाली चीजें आई कैप में ही जोड़ते हैं, जे कैप वाली जे कैप में ही जोड़ते हैं, के कैप वाली के कैप में जोड़ते हैं। आई कैप जे कैप के कैप तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। समझ में आ रही है ना बात? कंपोनेंट लेते हैं अपन, तो इस वाले 90 डिग्री वाला कंपोनेंट तो जीरो बोलते हैं, किसी को इंपैक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल साफ है, ये वेक्टर तीन डायरेक्शन का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं जिसमें आई कैप जे कैप के कैप हमारी इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। तो आई कैप में आई कैप वाली चीजें जुड़ेंगी, जे कैप में जे कैप वाली, के कैप में के कैप वाले, ठीक है। खैर ये तो ऐसी बात है जो अपने को पता है। कल मैंने पढ़ाया था कि ए बी वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और प्रूफ भी करके दिखाया था। आपको अगर याद हो तो कल मैंने प्रूफ करा था, इस बात को करा था क्या? कैसे करा था प्रूफ? तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से करा था। तो बेसिक बात तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में देखो, मुझे ओ से ए तक चलना है। आप यूं समझ सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर मुझे ओ से ए तक चलना है तो मुझे एक्स की डायरेक्शन में A1 चलना पड़ेगा, वाई की डायरेक्शन में B1 चलना पड़ेगा, जेड की डायरेक्शन में C1 चलना पड़ेगा। और फर्दर मुझे ए से भी पहुंचना है तो एक्स की डायरेक्शन में एक्स्ट्रा मुझे A2 चलना पड़ेगा, वाई एक्स्ट्रा मुझे B2 चलना पड़ेगा और जेड एक्स्ट्रा मुझे C2 चलना पड़ेगा। तो सीधी बात है, ओ से बी पहुंचने के लिए एक्स की डायरेक्शन में कितना चले आप, A1 प्लस A2 चले। वाई के डायरेक्शन में कितना चले, B1 प्लस B2 चले। जेड की डायरेक्शन में कितना चले, C1 प्लस C2 चले। तो ऐसा लग रहा है मानो आपने इस वेक्टर को इस वेक्टर में जोड़ दिया हो। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सेंस कर सकते हैं, लॉजिकली इसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कहना है कि जी सपोज ये O है, ये है यहाँ पे पॉइंट A, है ना। मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, ये बना दी मैंने पैरेललोग्राम। ये मेरा ओ ए वेक्टर है,
ठीक है, ओ ए वेक्टर, ये है मेरा ओ बी वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर। पैरेललोग्राम की साइड्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर पता है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स निकाल सकते हो आप, है ना। अगर ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर को अपन ए वेक्टर का नाम दे देते हैं, ओ बी वेक्टर को बी वेक्टर का नाम दे देते हैं, तो ये ओ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बाकी दोनों साइड्स भी अपने को पता चल जाएंगी। यहाँ पे इसके अलोंग वेक्टर ए वेक्टर होगा और इसके अलोंग वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर होगा, है ना। इसके अलोंग ए वेक्टर होगा, इसके अलोंग बी वेक्टर होगा ना, पैरेलल है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से। तो यहाँ पे ये मेरे को ये वाला डायगोनल मेरे को मिल जाएगा। ये डायगोनल कितना मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके, है ना। तो इसको अगर मैं सी बोल दूं तो मैं ओ सी वेक्टर निकाल सकता हूं। ओ सी वेक्टर निकल जाएगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक डायगोनल निकल गया। अगर मुझको ये वाला डायगोनल निकालना हो तो, ये वाला डायगोनल निकालना हो तो बी बी ए वेक्टर, ये वाला डायगोनल निकालना हो तो कितना निकलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दो साइड वेक्टर पता है मेरे को, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दो डायगोनल्स के अलोंग जो वेक्टर होंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होंगे, है ना। फर्दर जब हमको पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ निकालने की जरूरत पड़ा करेगी तो मैं कहा करूंगा मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लो आप, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमको ये पता चला है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है एक तरीके से, है ना। बस इसमें पैरेललोग्राम के अंदर हमने बातें यहां पे समझ ली कि दो साइड वेक्टर मेरे को पता है। अगर मेरे को दो साइड वेक्टर पता है तो एक ही पैरेललोग्राम बनाई जा सकती, पैरेललोग्राम फिक्स हो गई। अगर स्पेस में आप दो साइड वेक्टर फिक्स कर देते हो तो पैरेललोग्राम फिक्स हो जाती है ना, क्योंकि दो साइड वेक्टर फिक्स हो गए तो बाकी दो साइड वेक्टर भी उनके पैरेलल होकर के फिक्स हो गई, तो डायगोनल वेक्टर भी फिक्स हो गई। तो पूरी पैरेललोग्राम बनाई जा सकती है सिर्फ दो साइड वेक्टर की हेल्प से, ए वेक्टर बी वेक्टर की हेल्प से। तो अगर मेरे को दो साइड वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर पता है तो बाकी दो साइड वेक्टर भी ए वेक्टर बी वेक्टर होंगे और डायगोनल जो होंगे वो होंगे along the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या कहना है जी, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कहना है कि अगर आप ओ बिंदु से चले, ए बिंदु पे पहुंचे, है ना, तो ये वेक्टर ओ ए वेक्टर हो गया, फिर ए से आप पहुंचे बी पे, ये ए बी वेक्टर हो गया, फिर बी से आप पहुंचे सी पे, ये बी सी वेक्टर हो गया, और ऐसा सिलसिला चलता रहा और आप पहुंच गए मान लो एम बिंदु पे, ये लो आप एम बिंदु पे पहुंच गए, है ना। तो ये एक पॉलीगन बन गई, देखो जी, ये एक पॉलीगन बन गई, है ना। पॉलीगन बन गई क्या नहीं बन गई। तो आप यहां से चले, ओ ए वेक्टर हो गया, ये ए बी वेक्टर हो गया, बी सी वेक्टर हो गया, फिर सी डी वेक्टर एंड सो ऑन, है ना। ये सारे वेक्टर हो गए, वेक्टर अलोंग दी साइड्स पता है अपने को। तो फाइनली ओ एम वेक्टर विल बी द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, ये कहना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, कि ये जो ओ एम वेक्टर है, ये जो ओ एम वेक्टर है, ओ एम वेक्टर will be OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, ऐसे करते हुए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हो गया आपका OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर एंड सो ऑन।
एल एम वेक्टर है ना, एम से पहले एल रहा होगा, एल एम वेक्टर। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही प्रूफ हुआ है। ठीक है ना। यहां पे बात अपने को समझ में आई कि आप ओ से ए पे गए, फिर ए से बी पे गए, तो एक इंटरमीडिएट स्टेशन हो गया, बी इंटरमीडिएट स्टेशन हो गया, तो इनिशियल और फाइनल स्टेशन पे पहुंचना आपको है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका, ये मिल जाता है आपको बाय एडिंग ऑल दीज वेक्टर्स। ठीक है ना, ओ एम वेक्टर मिल जाता है आपको। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यार अगर ये ओ ए वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये हो गया मेरा ओ बी वेक्टर। फिर ये ओ बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है, तो फिर ये वेक्टर निकल जाएगा इन दोनों को जुड़ करके। ऐसे करते 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 फिर लास्ट में ये वाला वेक्टर भी निकल जाएगा। कई बार जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो लास्ट में आपको दिखेगा कि ओ एम वेक्टर इज बेसिकली सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। यहां पे ध्यान रहे, जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करके ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, तो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, अगर इसमें दूसरा वेक्टर हम ऐड करने चले हैं तो दूसरे वेक्टर की जो हेड है पहले वेक्टर की टेल के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है ना, ये वेक्टर का, ये एक वेक्टर है मान लो, तो आपको पता होगा हम इसको बोलते हैं वेक्टर की टेल, है ना। ये है वेक्टर की टेल, ये वेक्टर का हेड है, हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं इसको। तो पहले वाले वेक्टर की टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड आप यहां पे मैच करा देते हो, और उसके बाद फिर ये वाला जो वेक्टर बनाते हो, तब इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में है, पहले वेक्टर की टेल के साथ दूसरे का हेड, दूसरे की टेल के साथ तीसरे का हेड, तीसरे की टेल के साथ चौथे का हेड, यूं करते हुए वेक्टर्स को सजाइए। उसके बाद फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच वाले वेक्टर को लिख सकते हो बाय एडिंग ऑल दीज वेक्टर्स। ये सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, क्लियर है बात एकदम। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, है ना, बताना जरा मुझको। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक वेक्टर है ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, है ना, दिख रहा है ना वेक्टर आपको, दिख रहा है आपको वेक्टर दिख रहा है। और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, है ना, दो वेक्टर दिख रहे हैं, दो वेक्टर ऐसे कुछ होंगे। मुझको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो। समझ में आएगी बात क्या है? मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों का ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, इसके अलोंग हो, और लेंथ उसकी हो 5 यूनिट्स, और लेंथ कितनी हो 5 यूनिट्स। तो बताइए जरा, है ना, मेरे को चाहिए फाइंड द वेक्टर ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स along the angle bisector of the given vectors a vector and b vector। ये मेरे को चाहिए, सोचिए और बताइए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं बी वेक्टर में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, ये बी वेक्टर को जो ना इसका डेटा चेंज कर रहा हूँ बस मैं। बी वेक्टर को अपन लिख देंगे 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, है ना, ये बी वेक्टर को ये कर लो आप।
है ना, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, ठीक है। बी वेक्टर में डेटा चेंज करा मैंने, 3i कैप माइनस 4j कैप लिखा है इसको, है ना। कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। लेट्स सी। एक तो पैरेललोग्राम के बारे में एक बात अपने को पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनना जरा, है ना। पैरेललोग्राम के बारे में एक बात अपने को पता होनी चाहिए, जो बड़ी सिंपल सी है, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता इन जनरल। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, देखो ये एक पैरेललोग्राम ले ली मैंने, आप इस पैरेललोग्राम में फील कर सकते हो आप। तो डायगोनल जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, ये एंगल को छोटा रह गया, ये एंगल बड़ा रह गया। पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, ये बात केयरफुली अपने को समझ में आनी चाहिए। सवालों में कई बार ऐसी फील आ जाती है कि अरे ये तो एंगल बराबर होंगे, फिर क्वेश्चन करोगे ना, मान लो ऑप्शन मैच कर जाएगा। सामने वाले को पता है कि ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसी बनाने की आदत है अपनी, ऐसा बनाते डायग्राम में फील आ जाती है अपने को, ठीक है। तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाले वेक्टर को अगर आप शिफ्ट करोगे ना यहां पे, जैसे कुछ लोगों ने मेरे को कहा, देखो जरा डायग्राम बना रहा हूं मैं, कह रहे हैं कि जी ये बी वेक्टर है। अच्छा, बी वेक्टर ए वेक्टर में छोटा मैग्नीट्यूड किसका है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो बी वेक्टर को बड़ा बना लेता हूं, ए वेक्टर को छोटा बना लेता हूं, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ठीक है। और मैं एक वेक्टर पूछना चाह रहा हूं आपसे, है ना, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग पूछना चाह रहा हूं। चलो थोड़ी फील ले लेते हैं, ये लो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ये वेक्टर आ जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ए वेक्टर को अगर शिफ्ट करेंगे तो ऐसे कर देंगे शिफ्ट, मैं कह रहा हूं कर दो जी शिफ्ट, ऐसा हो गया मान लो, ये ना ए वेक्टर को शिफ्ट करोगे मान लो ऐसा हो गया ये, या यूं कहें ये ऐसा रह गया, ये लो ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया यहां पे, तो इन दोनों को जोड़ के तो ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो छोटा रह गया, पीछे रह गया था ये तो, या हो सकता है बड़ा हो। तो इन दोनों को जोड़ के डायगोनल के अलोंग वेक्टर नहीं आने वाला, यहां पे बात समझनी होगी, ठीक है। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि भाई ये पैरेललोग्राम बन रही होगी तो डायगोनल तो उसका बीचों बीच से जाता नहीं है, डायगोनल तो उसका ये और डायगोनल वेक्टर आ जाएगा पैरेललोग्राम का, मगर बीचों बीच से जाने वाला वेक्टर नहीं आएगा। अरे समझ में आ रही है आपको? तो जिन लोगों ने ऐसे किया है कि डायगोनल के अलोंग वेक्टर को दोनों को जोड़ के लिख दिया है, वो तो गलत हो गया। ये बात समझनी है अपने को। रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसके डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस की बात कर रहा हूं मैं, रोम्बस। देखो रोम्बस बना लेते हैं, रोम्बस का मतलब क्या होता है? सारी साइड बराबर हो ऐसी पैरेललोग्राम। तो रोम्बस में ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, तो सिमेट्री की वजह से ही बोल दोगे आप कि यार ये डायगोनल बिल्कुल इसको दो बराबर बराबर ट्रायंगल्स में बांट रहा होगा। तो रोम्बस अगर हो, ये और ये बराबर अगर हो जाए, फिर जो डायगोनल आएगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझको ए वेक्टर पता है, ए वेक्टर पता है, तो क्या ए कैप भी पता चल जाएगा क्या? ए वेक्टर पता तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ए कैप पता चल जाएगा, करती के पता चल जाएगा ए कैप। और बी वेक्टर है तो बी कैप पता चल जाएगा, ए कैप बी कैप बराबर बराबर लेंथ के वेक्टर हुए। अब जो इनका एंगल बाइसेक्टर वाला जो वेक्टर होगा, अगर मैं ए कैप को यहां शिफ्ट करके रख दूं तो ये चोंच बिल्कुल इस वेक्टर पे आएगी ही आएगी, क्योंकि रोम्बस बनेगी फिर ये, इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1 और बी कैप की लेंथ भी 1, तो सबकी जब लेंथ 1 हो गई तो ये रोम्बस बन गई, ये डायगोनल की तरह एक्ट करेगा ही करेगा, तो बीच में से बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि द वेक्टर अलोंग द डायगोनल कैन बी रिटन एज वेक्टर अलोंग द डायगोनल। डायगोनल इस रोम्बस का हो गया और अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ये ऊपर वाले केस में हो गया,
अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, मतलब अपन तो एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे ना यहाँ पे, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर कैन बी रिटन एज ए कैप प्लस बी कैप, है ना। एक वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप मिल जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, ये मेरे को एंगल बाइसेक्टर के अलोंग चाहिए था ना, तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल गया मेरे को ए कैप प्लस बी कैप, मगर मुझको चाहिए 5 यूनिट का। तो ए कैप प्लस बी कैप के बाद, ए कैप प्लस बी कैप के बाद में रिक्वायर्ड वेक्टर मेरे को निकालना है ना, रिक्वायर्ड वेक्टर मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ए कैप प्लस बी कैप तो निकल गया, ये वेक्टर आ गया, तो फिर मैं इसको मोड से डिवाइड कर दूंगा, इसके मोड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगा, है ना। 5 यूनिट लेंथ का वेक्टर आ गया। अरे समझ में आ रही है क्या? बहुत ही फंडामेंटल बातें कर रहे हैं अपन, फंडामेंटल ज्योमेट्री की बातें कर रहे हैं, मगर यही बातें आती हैं पेपर में। अरे समझ में आ रही है क्या? ठीक है, हाँ समझ में आ रही है। तो निकाल लें फिर, रिक्वायर्ड वेक्टर निकाल लें। रिक्वायर्ड वेक्टर जरा ए कैप निकालते हैं। ए कैप निकालेंगे तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय 3 बी कैप ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, है ना। पहले तो चलो ये कैप प्लस बी कैप को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है और कुछ भी नहीं है। आपको एग्जाम में वेक्टर ऐसे दिए जाएंगे, कैलकुलेशन भी आपकी इजी रहे। खैर यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 9 और 5 हो गया 14 बाय 15 आई कैप, है ना। जे कैप हो गया आपका 10 माइनस 2 बाय 15 जे कैप एंड माइनस 2 बाय 3 के कैप, तो माइनस 10 बाय 15 के कैप, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा आ जाएगा, लिख देते हैं 14 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 10 के कैप, 14 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 10 के कैप डिवाइड बाय 15। अब मैं तो ये कहूंगा कि देखो ये वेक्टर भी अलोंग वेक्टर ही होगा उसके, है, ये वेक्टर भी तो उसके अलोंग ही होगा, ठीक है। तो क्यों ना सीधा सा इसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, तो ये मेरे को एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, और 5 से कर दो मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां से अपन ने नोट किया है, नोट करने वाली चीज है, नोट कर लिया कि यार वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला जाए। वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसका? एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, है ना। एक बार वापस से चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लो एक वेक्टर मेरा ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मेरा बी वेक्टर है, तो आप बताओ जरा, मेरे बात से सहमत हो गया कि इनका ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, इस वेक्टर को लिखना है, तो मैं कह दूंगा जी ये वेक्टर होगा आपका लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। सहमत हो क्या इस बात से? लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, डायरेक्शन तो ए कैप प्लस बी कैप ने दे दी, इनटू लेमडा कर दिया, मैग्नीट्यूड बदलते जाओ, जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उस हिसाब से लेमडा एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। इसी के साथ मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि इस एंगल के अलावा कोई अगर इस वाले एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर पूछे तो वो भी लिख सकते हो आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो ये दो वेक्टर एंगल बना ही रहे हैं, तो एक एंगल लेकिन यहां पे भी तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, जो भी एंगल है ये, मैं कह रहा हूं कि ये जो एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर भी कोई मुझसे निकलवाएगा और उसके अलोंग वेक्टर कोई मुझसे पूछेगा,
हम तो कहेंगे भैया ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर की कैप को और बी कैप को जोड़ दोगे तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो यहां पे ये वेक्टर मेरे को मिल जाएगा म्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप, या बी कैप माइनस ए कैप, एक ही बात है ना? म्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप, है ना? ठीक है। तो मैं आपको एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालने के कॉन्सेप्ट को बता रहा था, बस हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। कभी भी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग अगर वेक्टर निकालने पड़ जाए तो खट से बातें याद आनी चाहिए, कोई सवाल अटकेगा नहीं आपका। ठीक है जी, ठीक है, डन है। तो करो जरा ये वाला क्वेश्चन करो। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने कैसे किया मुझको नहीं पता, लेकिन देख लीजिए सोल्यूशन। आप अपने सोल्यूशन कोई सोल्यूशन से मैच कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वो रख लेना। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये बना ली है ना। ए बी सी डी इसने कहा एक पैरेललोग्राम है जी। whose diagonals meet at point P, इसके जो डायगोनल्स हैं ये लो, इसके जो डायगोनल्स हैं ये P पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, P पॉइंट पे। O इज ए फिक्स पॉइंट, O कोई फिक्स पॉइंट है, O कहीं पे भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे है O, यहाँ पे है मान लो O कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। देन ओ ए वेक्टर देखो ऐसा बनेगा, ये ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ ओपी वेक्टर, है ना, इन टर्म्स ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है। तो चित्र तो कुछ ऐसा बनेगा जिससे अपने को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए का, बी का, सी का और डी का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लो, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर ले लो, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर ले लो, डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर ले लो, है ना, ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए एसी वेक्टर को, देखिए आप एसी वेक्टर, एसी वेक्टर को देखिए आप। तो एसी वेक्टर को 2 टाइम्स एपी वेक्टर लिख सकते हैं अपन, 2 टाइम्स पीसी वेक्टर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलो अपन से जो चीज पूछी गई उस पे आते हैं। ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर पूछा है, तो मैंने क्या किया, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर को देखा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर को। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर को क्या ओपी वेक्टर का डबल लिख सकता हूं क्या, 2 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर? ये बता दो मेरे को आप, बस आपसे जानना चाह रहा हूं मैं, इस वाली लाइन में काम खत्म हो जाएगा। ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर लिख दिया मैंने, यस और नो? और सिमिलरली मैं ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर को, ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर को लिखने वाला हूं, ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर को लिखने वाला हूं फिर से 2 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर, और कहने वाला हूं कि इनको जोड़ दोगे तो 4 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर आ गया। ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर आ गया 4 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर, ये अपन बोलने वाले हैं। तो आपको बस ये सोचना है कि ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्टली, और इसको फील करना है भविष्य के सवालों के लिए। दिखाऊं लिख के इसको, इसको लिख के दिखाऊं? भाई देखो यहां से आप देखोगे ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर में एपी वेक्टर जोड़ोगे तो आपको ओपी वेक्टर मिल जाएगा, ओपी वेक्टर, ठीक है।
ओ ए वेक्टर में ए पी वेक्टर जोड़ोगे तो आपको ओ पी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ओ सी वेक्टर में सी पी वेक्टर जोड़ोगे, ओ सी वेक्टर में सी पी वेक्टर जोड़ोगे तो भी आपको ओ पी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और आप जैसे इनको जोड़ोगे तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर हो गया, और एपी वेक्टर सीपी वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। एपी वेक्टर सीपी वेक्टर, एपी वेक्टर ऐसा है, सीपी वेक्टर उतने मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जैसे ही कैंसिल होंगे तो ये हो गया ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर। बात समझ में आ रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां से देखने को मिली है। खैर आंसर तो आ गया 4 टाइम्स ओपी वेक्टर, है ना, आंसर तो 4 टाइम्स ओपी वेक्टर आ गया। लेकिन मुझको यहां से एक बहुत ही शानदार बात देखने को मिल रही है। अगर अपन ऑब्जर्व करें, कि कोई लाइन सेगमेंट है और किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर बिंदु है ए, बिंदु है बी, और बिंदु पी जो है ए और बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बिंदु ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, और कोई भी आप एक्सटर्नल पॉइंट यहां पे एम ले लोगे, है ना, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट एम ले लो, तो एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ एम पी वेक्टर के बराबर मिलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। डायरेक्टली अगर इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है ना। इसका अगर मिड पॉइंट है तो एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एम पी वेक्टर के बराबर मेरा आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना। ये बात कुछ ऐसी हुई, कि 1 इंटू एम ए वेक्टर प्लस 1 इंटू एम बी वेक्टर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू एम पी वेक्टर, ऐसी कुछ बात हुई है। सेक्शन फॉर्मूला जैसी फील आई होगी थोड़ी बहुत। इस बात में सेक्शन फॉर्मूला भी छुपा हुआ है। अरे कुछ नहीं किया मैंने तो, ऐसे ही मुझे लेने के लिए यहाँ पे 1 इंटू 1 कर दिया, 2 को नीचे 1 प्लस 1 ले आया, तो सेक्शन फॉर्मूला जैसी फील नहीं आ रही क्या लेफ्ट साइड में। हल्की हल्की आ रही क्या नहीं आ रही। एक बिंदु के रेफरेंस में आप इन 3 पॉइंट को डील कर रहे हो, तो एक बिंदु के रेफरेंस में जब 3 पॉइंट डील किए जाते हैं या ज्यादा पॉइंट डील किए जाते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला जैसी फील वहां पे ली जा सकती है। सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आगे वेक्टर्स में, ठीक है। ठीक है, खैर ये तो सवाल था, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड था। ये तो अपन ने एक एडिशनल बात बस यहां से जो ऑब्जर्व की उसको नोटिस करके देखा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सेंस है इसका इस्तेमाल अगर आगे क्वेश्चंस में अपन करेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कि यार एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर को मैंने खट से 2 टाइम्स ऑफ एम पी वेक्टर लिख दिया, है ना। ये एक बढ़िया बात अपन ने सीखी यहां से, क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी इंप्रूव होगी इससे, ठीक है। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद ही लल्लू सवाल है, बताइए जरा कैसे करेंगे सॉल्व इसको। चलो मैं भी करता हूं जरा सॉल्व, लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए वेक्टर बी वेक्टर आर represented by the sides AB and BC of a regular hexagon ABCDEF। तो एक रेगुलर हेक्सागन यहां पे ली गई है, ठीक है। ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बना दी, ठीक है। A B C D E F, ठीक है। इसमें ए वेक्टर जो है साइड ए बी के अलोंग लेना है। यहां पे नोटेशन बहुत केयरफुली समझने हैं।
ए बी बोला है तो ए से बी की तरफ वाले वेक्टर को ए वेक्टर लेना है अपने को, है ना, इसको ए वेक्टर लेना है ना। बी सी, बी से सी की तरफ वाले को बी वेक्टर लेना है, ये लो। और ए वेक्टर बी वेक्टर की टर्म्स में मुझको एफ ए बोले तो एफ से ए, एफ से ए बोले तो ये चीज पूछी है मेरे से, ये एफ ए ये वेक्टर पूछा है, ये वेक्टर। तो डायरेक्शन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये एफ ए वेक्टर पूछा है मेरे से, ठीक है। ऑप्शन ए वेक्टर बी वेक्टर की टर्म्स में दे रखे हैं, ठीक है। अगर एक हेक्सागन की दो साइड वेक्टर दे दे कोई, पूरी हेक्सागन बना सकते हो आप, है ना, पूरी हेक्सागन बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो वेक्टर निकालना है मेरे को एफ ए वेक्टर, जो मेरे को एफ ए वेक्टर निकालना है, एफ ए वेक्टर वो सी डी वेक्टर का उल्टा है। मैं सी डी वेक्टर निकालने वाला हूं, देख लो जरा, आमने सामने की है। देखो हेक्सागन में भी क्या होता है, ये आमने सामने पैरेलल होते हैं, ये आमने सामने पैरेलल, ये आमने सामने पैरेलल। तो मैं एफ ए वेक्टर निकालने के बजाय मैं सी डी वेक्टर निकाल के माइनस कर दूंगा, माइनस सी डी वेक्टर निकालने वाला हूं मैं, माइनस सी डी वेक्टर विल बी माई आंसर, ठीक है। अब सी डी वेक्टर निकालेंगे तो मैंने क्या किया, पहले निकाल लिया ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर कितना हो गया मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए सी वेक्टर निकल गया मेरा, ठीक है। और एक बात मैं दावे से बोल सकता हूं कि ये जो ए डी वेक्टर है ये बी वेक्टर का डबल है जी, ये 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। क्योंकि जब अपन इसको सेंटर मान के जब ज्वाइन करते हैं तो याद आ गया वो 9वीं 10वीं वाला डायग्राम की ये पैरेललोग्राम बनती है, या फिर ये देख लो ये भी पैरेललोग्राम बनती है। तो ये भी बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर, तो 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो गया। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? अगर आप बिल्कुल मध्य बिंदु देखोगे तो आपको ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर नजर आएगा और ये भी बी वेक्टर ही नजर आएगा। तो यहां पे बात एकदम साफ है, ये 2 बी वेक्टर हो गया। तो मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये कहना चाहता हूं कि AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर विच इज 2B वेक्टर, है ना। AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, और AD वेक्टर मेरा है 2B वेक्टर, है ना। AD वेक्टर मेरा 2B वेक्टर है और AC वेक्टर भी मेरे पास है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर है ना। CD को राइट में ले जाओ, मेरे को निकालना भी माइनस CD वेक्टर है, तो माइनस CD वेक्टर हो गया मेरा। इसको इधर लाओगे तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो माइनस CD वेक्टर ही FA वेक्टर है, तो FA वेक्टर निकल गया मेरा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। आप आराम से देख लीजिए इसको, है ना। ये सवाल मैं नोट्स में इसलिए कराता हूं क्योंकि हेक्सागन में वेक्टर्स को एनालाइज करते हुए सवाल बहुत बनते हैं, तो आपको हेक्सागन एनालाइज करनी आनी चाहिए, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सवाल है। सिंपल ज्योमेट्री भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रखी है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्लस सिंपल ज्योमेट्री एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाती है सवालों में। सिंपल ज्योमेट्री प्लस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका कई बार काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और अच्छे सवाल बनते हैं। और जेई ने भी पूछे, जे एडवांस ने भी पूछे, बताओ कई बार तो सवाल ऐसे भी आए हैं, वेक्टर एडिशन पे सवाल था गणित में, पढ़ते हुए अपने को कई साल हो गए हैं, फिर भी जो है सवाल करेक्ट ना हो पाए तो बड़ी अजीब बात हो जाती है ना। लेकिन अगर अपन उसको एनालाइज ठीक तरीके से करते हैं तो मुझे नहीं लगता सवाल ना होने की कोई गुंजाइश होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें क्या? तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा सिंपल सवाल है। सेंट्रोइड एक ट्रायंगल का दिया है और एक खास किस्म की एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेक्टर्स हैं, पूछी गई है आपसे। सोचिए जरा, चलो लेट्स सी, करते हैं सोल्व। तो एक ट्रायंगल बना लेता हूं अपन, ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। तो ABC ट्रायंगल है,
तो इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूं, ये वाले वर्टेक्स को बी वेक्टर बोल देता हूं, ये वाले वर्टेक्स को सी वेक्टर बोल देता हूं। ठीक है, सेंट्रोइड है जी, जी है सेंट्रोइड। जी ए वेक्टर के बारे में, जी बी वेक्टर के बारे में, जी सी वेक्टर के बारे में अपन कमेंट कर दें, जोड़ दें तो कुछ मजा आएगा। ठीक है, जी ए वेक्टर में इंटरेस्ट है मेरा, मैं कहता हूं जी ए वेक्टर जो है, जी ए वेक्टर है, ये मीडियन पे ही लाई कर रहा होगा। ये जो मीडियन थी इसी पे लाई कर रहा होगा, ठीक कह रहा हूं ना मैं। और मीडियन की जो लेंथ है उसका 2/3 होता है ये, 2/3 ऑफ द मीडियन वाला वेक्टर, इस वेक्टर का 2/3 है ये, क्योंकि 2:1 होता है ये, तो टोटल का 2/3 हो गया। ठीक है, अच्छा ये मध्य बिंदु है, एकदम मिड पॉइंट है, तो ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो मिड पॉइंट जो कितना होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 + Z2/2 करते थे, वेक्टर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सेक्शन फॉर्मूला को अपन एक्सप्लोर भी करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप ये वाला वेक्टर निकाल सकते हो क्या, ये वाला वेक्टर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2 माइनस सी वेक्टर बाय 2। सिमिलरली अगर मैं आपसे जी बी वेक्टर और जी सी वेक्टर पूछूं तो मेरे को लगता है वो भी निकालोगे आप, 2/3 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाय 2 माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर बाय 2 माइनस सी वेक्टर बाय 2, जी सी वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाय 2 माइनस बी वेक्टर बाय 2। मैंने इनको जोड़ने के लिए कहा है, तो जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर जो है, जब आप जोड़ोगे तो देखो माइनस ए वेक्टर बाय 2 माइनस ए वेक्टर बाय 2 माइनस ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर से कैंसिल हो गया, बी वेक्टर वाली आपस में कैंसिल, सी वेक्टर वाली आपस में कैंसिल, तो जीरो वेक्टर के बराबर आ गया। तो पहले तो हमें समझना है कि जो एक्सप्रेशन हमसे पूछी गई है उसकी वैल्यू मेरे को मिल गई जीरो वेक्टर। ऑप्शन में कौन सा जीरो वेक्टर है, ए बी वेक्टर तो मेरा जीरो वेक्टर नहीं है, ये तो एक अच्छा खासा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी आंसर नहीं आ रहा, ए ऑप्शन आंसर आ गया। क्योंकि देखो ए ऑप्शन में बड़ी मस्त बात लिखी हुई है कि आप ए से लेकर के पहले तो बी जा रहे हो, ए बी वेक्टर, फिर बी से लेकर के सी आ रहे हो, फिर सी से लेकर के ए आ रहे हो, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि ये ए वेक्टर ही लिखा हुआ है, ए से ए पे आ गए आप, और ए वेक्टर एक नल वेक्टर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या सिखाया आपको, आप एक बिंदु से चले हो, आप ए बी वेक्टर पे चले जाओ, बी सी वेक्टर पे चले जाओ, फिर सी ए वेक्टर पे चले जाओ, तो इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर है तो वो तो नल वेक्टर होता है, कल सिखाया था आपको, है ना। ए वेक्टर मेरा जीरो वेक्टर हो गया, आंसर जीरो वेक्टर आ रहा, तो ए मेरा सही ऑप्शन हो गया, है ना। जो बातें मैंने बोली मुझे लगता है सारी आपको समझ आ गई होंगी। कुछ फंडामेंटल सी बातें करेंगे, फिर अगला सवाल करेंगे सॉल्व। देखो कुछ फंडामेंटल बातें करते हैं, है ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन पे लोग चर्चा नहीं करना चाहते वेक्टर पढ़ते हुए, या बाय डिफॉल्ट समझ लेते हैं, अपन इनको थोड़ा देख लेंगे एक बार। देखो, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बराबर हो, है ना, है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इफ मोड ए वेक्टर इक्वल टू मोड बी वेक्टर एंड ए कैप इक्वल टू बी कैप। मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके डायरेक्शन बराबर है। मैं यही बात थोड़ा अलग अंदाज में कहना चाहता हूं कि A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप
और A2 i प्लस B2 j प्लस C2 k कब इक्वल होंगे, है ना। अब आपने ध्यान से सुनो, अब आप पता है क्या कर रहे हो, अब मैं इन दो वेक्टर को इक्वल करवा रहा हूं और आप बड़ी चालाकी से इनके अंदर छुपे हुए टुकड़ों को इक्वल कर रहे हो, इनके अंदर छुपे हुए टुकड़ों को इक्वल करने पे तुले हो आप। अभी गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो ये कौन सा अंदाज है कि दो वेक्टर इक्वल तब भी हो जाएंगे जब उनके अंदर के टुकड़े इक्वल हो जाएं। अब ऐसी कोई बात कहने का प्रयास कर रहे हो। ऊपर वाली बात तो एकदम मजेदार बात थी, ऊपर वाली बात में मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, नीचे वाली बात में मुझे थोड़ी टेंशन होनी चालू हो गई। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का मतलब उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बराबर कर दो, वो बात मेरे को समझ में आ रही थी। नीचे वाली बात में भी करते आए हैं तो समझ में तो ये भी आएगी, मगर हो क्या रहा है आप इसको सेंस करके देखो। मैंने आपको दो वेक्टर बराबर दिए थे, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि जी इनकी डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, या आपको ऐसा बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, जैसा आप अभी बोल रहे थे कि जी ये बराबर आ गए तो देखते चालू हो गए, A1 A2 के बराबर होना चाहिए, B1 B2 के बराबर होना चाहिए, C1 C2 के बराबर होना चाहिए। ऐसा ऐसा ही करा ना आपने, दो वेक्टर मैंने बराबर दिए, आपने A1 A2 के बराबर B1 B2 के बराबर C1 C2 के बराबर कर दिया। ठीक है, मेरा सवाल अब है, असली सवाल मेरा अब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा लिख दे A1 x1 वेक्टर, या x वेक्टर लिख रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान से सुनना, प्लस B1 y वेक्टर प्लस C1 z वेक्टर इज इक्वल टू A2 x वेक्टर प्लस B2 y वेक्टर प्लस C2 z वेक्टर। मुझे बताओ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? यस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? यस। दो वेक्टर इक्वल कर रहा हूं, बताइए दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? आई कैप की जगह मैंने एक्स वेक्टर को रख दिया, जे कैप की जगह मैंने वाई वेक्टर को, के कैप की जगह मैंने जेड वेक्टर को रख दिया। अरे समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ये इक्वल तभी होंगे जब A1 A2 के बराबर हो, B1 B2 के बराबर हो, C1 C2 के बराबर हो। ये बात कहना ठीक है गलत है? मतलब यहां पे कंक्लूजन निकाला जाए, यहां पे जो आपने कंक्लूजन जिस सेंस में निकाला था, तो यहां पे उसी सेंस में कंक्लूजन निकालना ठीक है क्या? ये मेरा सवाल आपसे है। है जी? क्या ऐसे ऐसे करके क्या कह रहे हो? है जी? क्यों ठीक नहीं होगा? हाँ हाँ, अच्छा चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, है ना। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, समय भी कम लगे, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। बताओ, एक एक्स वेक्टर ले लेता हूं मैं, आपने कहा एक एक्स वेक्टर ले लेते हैं, कुछ आई कैप प्लस जे कैप ले लेता हूं, ठीक है। और एक वाई वेक्टर को क्या ले लें? सिंपल सिंपल लें, अगर अपन जे कैप प्लस के कैप ले लें, और जेड वेक्टर को क्या ले लें? नहीं, आई कैप प्लस के कैप लोगे तो बहुत सिमेट्रिक हो जाएगा फिर तो। A2 k ले लो, ऐसा ले लो, ए लो, ऐसा ले लो, है ना। सिमेट्रिक अपने को ज्यादा नहीं रखना, है ना, जनरलाइज सी बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये ले लिए मैंने, तो लेफ्ट साइड को मैंने ऐसे लिख दिया, ये लो 2 + 3 ये +4, है ना, इक्वल टू, है ना। और यहां पे लिख दिया मैंने A अपना आई कैप प्लस जे कैप प्लस B जे कैप प्लस के कैप प्लस C 2k कैप, ठीक है जी, है ना। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि जी A2 के बराबर है, B3 के बराबर है और C 4 के बराबर है ना। ये मैं कहना चाहूंगा। आप ऐसे कहना चाहोगे नहीं, आई कैप का ओवरऑल कोफिशिएंट इसके आई कैप के ओवरऑल कोफिशिएंट के बराबर है, आप ऐसा कहना चाह रहे हो ना। अरे ऐसा ही तो कहना चाह रहे हो, दो मत हो गए यहाँ पे।
एक मत तो हो गया कि भाई ए को 2 के बराबर कर दो, ध्यान से सुन लेना बात को, बी को 3 के बराबर कर दो और सी को 4 के बराबर कर दो। दूसरा मत ये है कि आई कैप का टोटल कोफिशिएंट देखो कितना है, 2 2 2 2 और कुछ है ही नहीं, इधर से कितना है, ये लो ए 2 के बराबर, मैं जो कह रहा था बात वही हो रही है। जे कैप का टोटल कोफिशिएंट कितना है जी, 2 + 3 5, इधर से जे कैप का 5 आ रहा है और यहां से कितना आ रहा है, ए प्लस बी, ए कितना है 2, तो बी कितना आ गया 3, चलो जी मैच कर गया। के कैप का कोफिशिएंट देखो जी जरा, 3 + 8 11 = बी प्लस 2c, बी प्लस 2c, बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू आ गई जी 4, ये भी मैच कर गया। ये तो मैच कर रहे हैं, कार्तिक मैच कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी लेकर के देख लिया, कुछ बदलना हो इनमें तो बता दो, मैं बदल भी दूंगा, अभी तो सामने है कहानी। मैं वापस आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा लिख दिया जाए और फिर कंपेयर करके A1 A2 के बराबर, B1 B2 के बराबर, C1 C2 के बराबर लिख दिए जाए, क्या बात ठीक होगी क्या? बताइए जरा। अरे हाँ ना तो बता दो, गूंगे हो क्या? ठीक है कार्तिकेय, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, क्या लग रहा है, ठीक है अब तो तसल्ली हो गई? हाँ जी, नहीं ठीक है, हाँ क्या लग रहा है, ठीक है, क्या लग रही है आपको बात ये है? चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैं यहाँ पे वेक्टर बदलता हूं अब की बार, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक्स वेक्टर को भी आई कैप ले रहा हूं, इसको भी आई कैप ले रहा हूं और इसको भी आई कैप ले रहा हूं, आई कैप आई कैप आई कैप ले रहा हूं तीनों को। ये लो, एक्स वेक्टर को भी आई कैप ले लिया, वाई वेक्टर को भी आई कैप ले लिया, या 2 आई कैप ले लेते हैं, ये लो 2 आई कैप ले लिया, जेड वेक्टर को 3 आई कैप ले लिया, ये लो अलग अलग भी नजर आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब बताओ ए को 2 बोलना ठीक है क्या? अब फंस गए। अब ए को 2 बोलना ठीक नहीं है, अब तो ये बोलना ठीक है कि जी 2 + 6 8 + 12 20 = a + 2b + 3c। इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने एबीसी होंगे सारे सेटिस्फाई कर जाएंगे ऊपर वाली इक्वेशन को। अब जो कंपैरिजन वाली बात है वो फेल हो गई, अब जो कंपैरिजन वाली बात है वो टोटली यहां पे फेल हो गई। अब ये कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा मैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मुझे लगता है कंपैरिजन तब करना चाहिए जब जब कब, देखते हैं जरा, कंपैरिजन तब करना चाहिए जब कुछ ऐसा हो रहा हो। कैसा हो रहा हो? बात को अच्छे से एनालाइज करते हैं, सुनना जरा ध्यान से। दो वेक्टर अगर हों, दो वेक्टर अगर हैं, यहां पे एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर हैं, पता नहीं आप इस बात को समझ पाओगे क्या? बड़ी बात शुरू हो चुकी है अभी ये, लाइक अच्छी बात है अगर आप इसको समझ पाओगे तो। ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर लिखी गई है, तो यहां से A1 = A2 एंड B1 = B2 का कंक्लूजन तभी निकाल पाऊंगा मैं when x वेक्टर इज नॉट पैरेलल विद y वेक्टर। x वेक्टर y वेक्टर पैरेलल नहीं है। दो नॉन पैरेलल वेक्टर x वेक्टर y वेक्टर दे रखे हो ना मुझको, तब लेफ्ट और राइट को कंपेयर करते हुए मैं A1 A2 को और B1 B2 के बराबर कर पाऊंगा। समझ में आ रही है? हो क्या रहा है देखो जरा, ये मान लो x वेक्टर है, इसको ज्योमेट्रिकली एनालाइज करके देख लेते हैं। x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पता है क्या बन रही है? x वेक्टर को A1 से मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसी बन रही है, ये लो, और y वेक्टर को इसमें जुड़ गया ये वाला वेक्टर, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई। राइट हैंड साइड क्या बन रही है? x वेक्टर को A2 से मल्टीप्लाई कर दो, A2 बहुत बड़ा नंबर है, ये लो और बड़ा वेक्टर हो गया, ये भी और बड़ा वेक्टर हो गया, B2 भी बड़ा नंबर है। अब ये वेक्टर पूरा तामझाम इस पूरे तामझाम के बराबर तब होगा ना, रिजल्टेंट बराबर तब आएगा ना, जब मैं कह दूंगी ये इसके बराबर इंडिविजुअली आ जाए और ये इसके बराबर इंडिविजुअली आ जाए।
अरे समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर होगा क्या? अगर ये बराबर नहीं हुए तो ये रिजल्टेंट इस रिजल्टेंट के साथ कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। ये इससे एक एंगल पे बड़ा होने के लिए, ये बड़ा होने के लिए इसके एक एक एंगल पे जाता रहेगा ये। अरे आपको समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है क्या? तो ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के बराबर जो है मैच होगा, तब जाके रिजल्टेंट मैच होगा और हम बोलेंगे A1 A2 और B1 B2 मेरे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब ऐसे दो वेक्टर लिखे हो और लेफ्ट साइड राइट साइड को यूं कंपेयर करना हो, दो वेक्टर लिखे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करना है, तो आप डायरेक्टली A1 A2 और B1 B2 बोल सकते हो। एक्स वेक्टर की जगह पूरा वेक्टर फिट कर लो, वाई की जगह पूरा वेक्टर फिट कर लो, फिर आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, वो भी ठीक है, मगर डायरेक्टली भी ठीक है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये बात अपन तब लिख सकते हैं, है ना, व्हेन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। नॉन जीरो भी होने चाहिए भाई। वैसे तो नॉन पैरेलल वेक्टर लिख दूं तो ये बात अपने आप में सफिशिएंट हो जाएगी, नॉन पैरेलल वेक्टर, क्योंकि जीरो वेक्टर हो गया तो फिर तो पैरेलल नॉन पैरेलल की क्या बात करेंगे अपन। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? या तीन वेक्टर अगर हो मान लो, तो इसमें कंक्लूजन को आगे बढ़ाते हैं जी। तीन वेक्टर अगर है मेरे पास, A1 एक्स वेक्टर प्लस B1 वाई वेक्टर प्लस C1 जेड वेक्टर को A2 एक्स वेक्टर प्लस B2 वाई वेक्टर प्लस C2 जेड वेक्टर के बराबर कब रखेंगे? मतलब अगर इसको बराबर रख देंगे तो क्या हम बोल पाएंगे कि A1 A2 है के बराबर है, B1 B2 के बराबर है और C1 C2 के बराबर है? ऐसा बोल पाएंगे क्या डायरेक्टली? ऐसा तब बोल पाएंगे जब तीन वेक्टर एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो। ऐसे वेक्टर हो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ऐसा अपन तब बोल पाएंगे व्हेन एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया क्या पूरा? अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, आप देखो ना आई कैप जे कैप के कैप में भी, जब अपन, कहां गया वो एग्जांपल, रब कर दिया मैंने, हाँ ये रहा। तो यहां पे देखो ये आई कैप जे कैप और के कैप, ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। क्या है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर, है ना। ऐसे है भाई, आई कैप जे कैप के प्लेन से बाहर है, आई कैप और जे कैप के ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इससे बाहर है के कैप अपना। ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। यहां पे भी कंपैरिजन इसलिए हो पाया, अगर मैं यहां पे के कैप की जगह पे, यहां के कैप की जगह पे अगर आई कैप कर दूं, आई कैप कर दूं, तो अब कंपैरिजन ये जो किया है गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन कोप्लेनर वेक्टर नहीं बचे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे के कैप कर दो या कोई ऐसा वेक्टर कर दो जो आई कैप जे कैप के प्लेन के बाहर हो, ये कंपैरिजन होता रहेगा। अरे समझ में आ रही है क्या? बहुत ही ध्यान से देख लो, मैंने बहुत ही समय लगा करके समझाने की कोशिश की है आपको, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कब होगा और कब नहीं होगा, ये हमने सेंस कर लिया है यहां से। ठीक है ना। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की मैंने बेसिकली बात की है, लिख लो जरा। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की मैंने यहां पे बात की है ना। व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो क्या कंडीशन होगी वो हमने लिखी है यहां पे। तो कंपैरिजन यहां पे तब अलाउड है जब यहाँ पे दो वेक्टर के केस में नॉन कोलिनियर वेक्टर हो और तीन वेक्टर केस में नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो। अच्छा, इसी में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लो चार वेक्टर हो जाएं,
अगर ऐसा सीन हो जाए, है ना, अगर मान लो ऐसा सीन हो जाए कि ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने दे दी राइट हैंड साइड के बराबर, ये 4 वेक्टर हैं, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, यू वेक्टर। तो क्या वो सिचुएशन होगी जब हम कंक्लूड कर सकें कि यार A1 A2 के बराबर है, B1 B2 के बराबर है, C1 C2 के बराबर है और आपका D1 D2 के बराबर है? क्या वो सिचुएशन होगी जब अपन ये बराबर लिख पाए? और क्या वो सिचुएशन होगी भी क्या? क्या वो सिचुएशन होगी जिसमें अपन ये बराबर लिख पाए? आपको बता दूं मैं कि डायरेक्टली बराबर लिख दो ऐसा संभव नहीं है 4 वेक्टर में। आपको एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, यू वेक्टर की वैल्यूज फिट करनी पड़ेंगी। फिट करके आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स ही कंपेयर करने पड़ेंगे। 4 वेक्टर में डायरेक्टली यूं कंपैरिजन करके लिख देना या 5 वेक्टर में, 3 से ज्यादा वेक्टर्स में यूं लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा इसकी एक्सप्लेनेशन पे एक बार मैं वापस आऊंगा जब आगे कई और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब। ठीक है ना, अभी के लिए अपन ने बस ये बात समझनी है कि जब वेक्टर 3 से ज्यादा हो जाएं तो इस प्रकार की कंपैरिजन हाईली डेंजरस लेवल पे चली जाती है। ठीक है जी, 2 वेक्टर 3 वेक्टर में कंपैरिजन कई बार करनी पड़ती है। जेई में सवाल आ गया था, आते हैं, बहुत बार सवाल आए हैं, लेफ्ट और राइट बराबर दे देंगे और कुछ पूछ लेंगे आपसे, तो कंपैरिजन डायरेक्ट करोगे तब जाके सवाल इजी होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर किस इंटेंशन से लिखे पता चल गए आपको, है ना? ए वेक्टर ये लिखा है अच्छा, ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर थे, इनकी टर्म्स में फिर मैंने कैपिटल ए वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर डिफाइन किए गए। और मैंने कहा कि 3 कैपिटल ए वेक्टर इक्वल टू 2 कैपिटल बी वेक्टर जो है बराबर हैं, तो एक्स और वाई मुझे निकाल के दिखा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे करके दिखा दें जरा। वेरी सिंपल, 3 ए वेक्टर, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 3x प्लस 4y स्मॉल ए वेक्टर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 1 स्मॉल बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे ये जो कंपैरिजन करने की मेरी हिम्मत हो पाई है, ये कंपैरिजन करने की हिम्मत मेरी तभी हो पाई है जब ये नॉन कोलिनियर लिखे हैं। अगर ये नॉन कोलिनियर नहीं लिखता तो मेरी कंपैरिजन करने की हिम्मत नहीं हो पाती, नहीं, फिर नहीं कर सकते थे अपन, है ना? इस बात को ढंग से एनालाइज कर लेना आप। तो मैंने कहा कि 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 2y माइनस 4x प्लस 4, और दूसरी बात मैंने कह दी 6x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 6y माइनस 2। 6x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 6y माइनस 2। तो यहां से अपने पास 7x प्लस 10y इक्वल टू 4 देखने को मिल रहा है, और यहाँ से अपने को 2x प्लस इक्वल टू, तो इनको सोल्व करके x और y क्या आ रहा है, x आपका 2 आ रहा है और y आपका -1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये अपने आंसर आ गए। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो x मेरा 2 आ गया और y मेरा कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे a वेक्टर बी वेक्टर एक c वेक्टर भी होता, फिर सवाल पूछा होता, तो कंपैरिजन करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। नॉन कोप्लेनर का अर्थ समझ चुके हो आप लोग? नॉन कोप्लेनर का अर्थ समझ चुके हो, लेकिन नॉन कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे चेक करना नहीं देखा अभी तक हमने। ये तो पता चल चुका है कि 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर कब होंगे, मतलब क्या सिचुएशन होगी भाई, इस तरीके से होने चाहिए, प्लेन में नहीं होने चाहिए,
है ना। मगर चेक करने की मैथमेटिकल कंडीशन वगैरह वो सब हम बाद में देखेंगे, है ना। फिजिकल मीनिंग अपन सीख चुके हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है कि जी 3 यहाँ पे वेक्टर हैं, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, एक है b वेक्टर और एक है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, है ना। और ये पोजीशन वेक्टर हैं 3 बिंदुओं के। अच्छा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, है ना, इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी 3 बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो पूछा है, तो बताओ कि ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, क्या ये कोलिनियर है, या फिर ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, या फिर ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए बी सी जो ट्रायंगल बनेगी किस टाइप की बनेगी, अगर ट्रायंगल बनेगी तो, और नहीं बनेगी तो फिर पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। बताओ क्या सिचुएशन हो रही होगी। ऐसा सवाल पूछा है आपसे। बहुत ही सिंपल है तो। चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 3 बिंदु बना लिए मैंने। ए के बगल में इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ठीक है ना। ए के बगल में इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, बी के बगल में इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, और सी के बगल में सी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो मैंने देखा ए बी वेक्टर निकालते हैं, चलो। तो ए बी वेक्टर हो गया मेरा 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, ठीक है। फिर मैंने ए सी वेक्टर को निकाला, तो ए सी वेक्टर मेरा हो गया ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। आप ये देख सकते हैं कि जो ए सी वेक्टर का डबल है वो ए बी वेक्टर आ रहा है। तो ए बी वेक्टर लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर है। तो इसका मतलब तो एबीसी कोलिनियर है। तभी ये हिम्मत हो सकती है कि ये वेक्टर इसी के डायरेक्शन में यूं आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जी ए बी वेक्टर मेरा लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर पैरेलल। वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। पॉइंट एबीसी मेरे कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ये तो बहुत ही साधारण तरीके से देखा जा सकता है ना। हेंस पॉइंट्स एबीसी आर कोलिनियर। जो आपके एबीसी पॉइंट्स हैं वो मेरे कोलिनियर हैं। क्लियर हो गई बात। तो ठीक है, आज अपन इतना ही करते हैं।